निकल के देखिएगा लॉजिकल पोर्शन माय डियर स्टूडेंट। पहला क्वेश्चन है, गलत है, पहला क्वेश्चन गलत है। देखते हैं शायद ठीक हो जाए। आप क्या कह रहे हो? देखो आपको स्क्वायर दिया है 195, आपको स्क्वायर रूल दिया है और स्क्वायर में ये गेम खेला है आपके साथ। यहाँ 2 है, गौर करें, इधर का जो नंबर है वो इसका +2 है तो 4, इधर का जो नंबर है वो इसका +2 है तो 6, लेकिन इधर का जो नंबर है वो +2 नहीं है, वो इसका और इसका डिवीजन है। वो क्या है? वो इन दोनों का डिवीजन है। सिंपल, इसमें क्या हर्ज है? आपको डिटेक्ट करना पड़ेगा ना। देखो डॉक्टर बन रहे हो, आपको पेशेंट आएगा, ये पेशेंट भी एक लॉजिक होता है। सुनिए प्लीज, सुनिए दीदी, -2 नहीं है, +2 है। आप सुन ले प्लीज। अक्सर आप डॉक्टर होंगे ना इंशाल्लाह, तो मुझे थोड़ा बहुत पता है डॉक्टर्स का। भाई अक्सर किससे सुनाते हैं मुझे, कहते हैं कि अक्सर पेशेंट ऐसे आ जाते हैं और जनाना फैमिली वाले, फीमेल जो है तो बहू के साथ सास आती है, तो वो कह रहा है भाई कि आप यकीन करें कि हमारे पठानों के इलाकों की हम बात कर रहा हूँ, गाँव के इलाकों की, सबसे पहले अपनी बात कर रहा हूँ, अपने इलाकों की, कि उनके साथ जब बहू के साथ सास आती है तो सास के सामने बेचारी बहू कुछ नहीं कह पाती कि उसे प्रॉब्लम क्या है और उसे टेंशन किस वजह से है और क्या क्या हालात है, ऐसे कुछ नहीं बताती। तो भाई कहता है कि वो पेशेंट भी लॉजिक से कम नहीं होता, हम देखकर ही अंदाजा लगा लेते हैं कि क्या क्या हालात होते हैं। तो ये आपकी ट्रेनिंग है। तो 2 + 4 और करें, 2 + 4 और 4 + 6 +2, देखो 2 2, लेकिन इनका डिवीजन और 6/2 यहाँ क्या है? 3। एक और चेक करते हैं, शाबाश देखिएगा। सेकेंड स्क्वायर में यहाँ है 10, तो 10 + 2 से क्या होगा? 12 + 2, फिर +2 तो 14, लेकिन इनका डिवीजन है तो देखो यहाँ पर क्या लिखा है? 1.4 लिखा है ना, 1.4। तो अब इस स्क्वायर का आंसर क्या होगा? उम्मीद है आप खुद बता सकते हो। अब मैंने आपको सिर्फ धोखा दिया इधर 8 लिखकर। अब आप इतने तो समझ गए होंगे कि सर यहाँ ये वाला 2 कम होगा इससे, यानी ये 6 होना चाहिए, और ये वाला 2 ज्यादा होगा तो 10, और 10 और 6 का डिवीजन करेंगे तो वी विल गेट 1.6, एंड हिंस द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी सही है। ऑप्शन बी सही है। उम्मीद है आप समझ रहे हैं। इसमत, कैसे पता नहीं चलता? आपका माइंड आपको खुद बताता है, इसमें पता नहीं चलता। इसमें पता नहीं चलता डियर स्टूडेंट, आपको खुद जज करना पड़ता है। 196 पे बात करेंगे। 196 क्या कहता है? ये हमारे पास है ट्राइंगल, अनदर ट्राइंगल। ये तो बहुत आसान है। इसमें स्टूडेंट या बच्चे जो हैं वो बेचारे कंफ्यूज होते हैं कि उनने कसम खाई होती है कि सेंटर पे जो नंबर है उसमें कार्नर के सारे यूज करना लाजमी है। तो ये जरूरी नहीं है कि कार्नर का हर नंबर सेंटर से ताल्लुक रखे। सो माय डियर स्टूडेंट, यहाँ है 3, यहाँ है 5 और यहाँ है 7। ऊपर वाले नंबर की अपनी कहानी है कि सिर्फ ऑड बढ़ता जा रहा है, नीचे वाले नंबर्स का अपना उनकी केमिस्ट्री है। 1 और 5, 5 + 1 तो 6, इधर है 3 7 तो प्लस कर ले 10, और यहाँ पर है 7 और 11 तो प्लस करे यू विल गेट 18, एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन, यहाँ पर ऑप्शन सी ठीक है। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 197। 197 है, ये सर्कल है 10 लिखा, इस सर्कल में लिखा 20, इस सर्कल में क्या होगा? 40 होगा ना। ज्यादातर स्टूडेंट्स जो है वो 30 ले लेते हैं, कहते हैं सर 10 20 तो 30 भी हो सकता है। याद रखिए पॉसिबल है, अगर इस तरह लिखा होता फिर पॉसिबल था, बट डॉट्स दिए हैं और डॉट्स मीनिंगलेस नहीं हो सकते। डॉट्स जो है वो क्वेश्चन का हिस्सा है, सो डॉट्स मीनिंगलेस नहीं है। याद रखना, अगर विदाउट डॉट्स दिया होता तो यहाँ 30 होता, फिर 30 होता, लेकिन मैंने आपको यहाँ 2 डॉट्स दिए हैं,
इट मीन के 1 डॉट रिप्रेजेंट 5, तो 2 डॉट 10, फिर यहां मैंने आपको 4 डॉट्स दिए, तो 4 डॉट्स और हर डॉट 5, तो टोटल 20। अब यहां आप 30 नहीं ले सकते क्योंकि मैंने आपको डॉट्स दिए हैं 4, 5, 6, 7, 8। अगर सर्कल्स पर डॉट्स हैं तो डॉट्स आर वेरिएबल, ये मीनिंगलेस नहीं है। अब यहां 30 का रुझान नहीं होगा। अब डॉट इक्वल टू 5 एंड 8 डॉट्स इक्वल टू 40, 8 डॉट्स इक्वल टू 40, तो 30 प्रेफर नहीं करोगे। इन द एब्सेंस ऑफ डॉट्स यहां 30 प्रेफर करोगे, बट इन द प्रेजेंस ऑफ डॉट्स यहां 40 प्रेफर करोगे। समझ आ गई है? डॉट्स जो है वो मीनिंगफुल पार्ट है इस क्वेश्चन का, तो 40 ऑप्शन ठीक है। 198 पे बात करेंगे, और 198 क्या कहता है? 34, 44, 45, 55, what will be the next? So the simple game +10 +1, एक बार +10 और एक बार +1, तो it means the next answer will be 56। 199 को देखिएगा, 1, 2, 5, 14, what will be the next term? So simple logic है कि पहले 3 से मल्टीप्लाई करो, फिर 1 माइनस करो। 3 1s और -1 तो 2, फिर 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 1 माइनस करो। 2 3s 6 -1 तो 5, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 1 माइनस करो। 5 3s 15 -1 तो 14, इसको 3 से मल्टीप्लाई और 1 माइनस करें, 14 3s 42, 42 -1, the answer is 40। The correct option is option D। The last question, that is 200। 200 हमारा लास्ट क्वेश्चन है। जो लास्ट क्वेश्चन है वो ABCD का है। सो माय डियर स्टूडेंट, A, X, C, U, आगे के दो आप बताएं। ER, देखो मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है कि जब भी ABC का क्वेश्चन देखो, ऐसे ओबीडियंट बच्चे होते हैं। देखो फौरन ABC लिख के और एक लाइन में लिख के ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYNZ, ये हमारे पास है पूरा ABC का लिस्ट। अब इसका फायदा ये है कि मैं सोच से वो मजबूर नहीं हूंगा कि सोचूंगा और सोचूं कि क्या है। बिना सोचे मैं देखकर फैसला करूंगा, माइंड पे बोझ नहीं बनेगा। ए का मैंने कहा कि ये फर्स्ट टर्म है। ये कौन सा टर्म है? फर्स्ट। फिर उसके बाद एक्स है। जब एक्स उठाया तो मैं समझ गया कि 2 स्किप, ये सेकंड बन गया। फिर सी आया, इट मीन के 20 स्किप, एक स्किप हो गया, तो सी इसका थर्ड स्टेप हो गया। क्या हो गया? अब फोर्थ के लिए यू के पास गए तो यू मीन के फिर 2 स्किप और ये फोर्थ हो गया। अब आगे फिफ्थ है तो मुझे फिर इधर आना होगा। इतना तो समझ गया हूं कि एक इधर से उठाते हैं कि उधर से। दूसरा ये समझ गया कि इधर से सिर्फ एक स्किप करोगे और उधर से 2-2। तो अब फिफ्थ की बारी है, वो यहां से है, तो डी स्किप करूंगा, मतलब क्या उठाऊंगा? तो ई लिखूंगा। अब फिर उधर की बारी है तो एस और टी स्किप करूंगा तो क्या उठाऊंगा? एंड हेंस द करेक्ट ऑप्शन इज ई एंड आर। ऑप्शन भी ठीक है। और ये था आपका आज का लॉजिक। नेक्स्ट जो है फिजिक्स की बातें डिस्कस करते हैं। अच्छा, फिजिक्स की डिस्कशन स्टार्ट हो रही है। फिजिक्स में पहला क्वेश्चन है 123, और 123 क्या कह रहा है कि अगर ये ट्रांसफार्मर है, इफ इट इज द कोर ऑफ ट्रांसफार्मर, और इस ट्रांसफार्मर को आपने इनपुट कॉइल में स्टेडी करंट दे दिया, तो ये बताएं कि आपको आउटपुट कॉइल से कितना आउटपुट मिलेगा। तो आप कहेंगे सर स्टेडी करंट होता है डीसी, और ट्रांसफार्मर ओनली वर्क्स ऑन, ये सिर्फ एसी पे काम करता है। स्टेडी करंट मीन डीसी दे रहे हो और डीसी पे आउटपुट हमेशा क्या रहेगा?
0 रहेगा। सो द फर्स्ट क्वेश्चन आंसर इज ऑप्शन सी। 124 पे हमारा नेक्स्ट डिस्कशन। एक बल्ब है 100 वोल्ट 100 वाट का 10 वोल्ट का, उसका कंडक्टेंस आप बता दें कि उसका कंडक्टेंस क्या होगा। सो माय डियर स्टूडेंट, एक बल्ब है, उसका पावर 100 वाट है, उसका वोल्टेज है 10 वोल्ट, आपने उसका कंडक्टेंस बताना है, जी बताना है। तो आप कहें सर कंडक्टेंस होता है 1/r के, किसी तरह r मालूम करें, इधर पुट करें, तो पावर और वोल्टेज का रेजिस्टेंस के साथ रिलेशन है R इज इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइड बाई पी, जानते हो ना, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर और R है, R इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई पी है। तो R इज इक्वल टू 10 स्क्वायर बाय 100 एंड इट इज इक्वल टू 1। जब रेजिस्टेंस 1 पुट करोगे तो कंडक्टेंस भी 1 आएगा, लेकिन ओहम के बजाय मोह होगा। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 125। 125 है कि एक पूरा क्यूब है, फर्ज करो ये फुल क्यूब है, ये मैंने क्यूब नहीं बनाया, स्क्वायर बनाया, यहां पर आपने 10 कूलम का चार्ज रखा है, 10 कूलम का चार्ज रखा है, तो बताओ कि इस क्यूब के फ्लक्स ऑफ 3 साइड्स कितने होंगे। 3 साइड्स का टोटल फ्लक्स क्या होगा। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ 3 साइड्स, 3 एडजेसेंट साइड्स। सबसे पहले तो आप टोटल फ्लक्स मालूम करें। आप कहेंगे सर टोटल फ्लक्स के बारे में मिस्टर गास ने कहा था कि Q बाय एप्सिलॉन नॉट, टोटल फ्लक्स इज Q डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। फिर कहें सर टोटल फ्लक्स विल बी इक्वल टू चार्ज 10 है और एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन। फिर ये सोचे कि क्यूब में साइड्स कितने हैं, एक साइड का मालूम करें। आप कहें सर फ्लक्स ऑफ वन साइड इज इक्वल टू टोटल फ्लक्स अपनी जगह पर, लेकिन टोटल साइड्स कितने हैं, ये क्यूब काउंट करें, 1 2 3 4 5 और, तो इट मीन के टोटल क्यूब में कितने साइड्स हैं, 6 साइड्स हैं। एक साइड का फ्लक्स चाहिए तो टोटल फ्लक्स को टोटल साइड पे डिवाइड करें, और टोटल साइड 6 है, सो इट इज द फ्लक्स ऑफ वन साइड। आपने कितने साइड्स का मुश्तरका फ्लक्स बताना है, 3 साइड्स। अगर 2 साइड्स होते तो डबल ऑफ दिस, 3 साइड्स हैं तो ट्रिपल ऑफ दिस। समझ आ गई है, वेरी गुड। सो देयरफॉर फ्लक्स ऑफ 3 साइड्स विल बी इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ फ्लक्स ऑफ वन साइड। वन साइड के फ्लक्स को 3 गुना कर दो तो 3 साइड का फ्लक्स हो जाएगा, एंड द फ्लक्स ऑफ 3 साइड इज इक्वल टू 3, और वन साइड का फ्लक्स है 10 डिवाइड बाय 6 एप्सिलॉन नॉट। ये और ये कैंसिल तो 10 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, 10 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। 126 पे हमारी बातें होंगी। 126 डिस्कस कर रहे हैं। रेजिस्टेंस ऑफ ए मेटालिक वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, किसके साथ डायरेक्टली है, 10 बवाई की सर रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली टू लेंथ, ये हम बचपन से जानते हैं। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली टू टेम्परेचर, ये भी मिस्टर ओहम ने क्लियर किया था। और एरिया के साथ तो इनवर्स है ना, तो ऑप्शन सी गलत होना चाहिए ना। आप कहें सर एरिया तो नहीं दिया, आपने क्या दिया है, 1 ओवर एरिया दिया है। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो ऐसे माइंड में लाएं कि सर अगर आप रेजिस्टेंस को एरिया के खिलाफ ड्रा करेंगे तो ग्राफ ऐसे बनेगा, एंड दिस शोज के एरिया के साथ इनवर्स है। लेकिन अगर आप रेजिस्टेंस का ग्राफ 1 ओवर एरिया के खिलाफ ड्रा करोगे तो फिर इंक्लाइंड ग्राफ बनेगा, यानी विद 1 ओवर एरिया इट इज डायरेक्ट, बट विद एरिया इट इज इनवर्स। सो देयरफॉर R is directly proportional to 1 over area। 1 over area के साथ R का कौन सा रिलेशन है, डायरेक्ट है। एरिया के साथ इनवर्स है, 1 over area के साथ डायरेक्ट। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑल ऑफ दिस। करेक्ट ऑप्शन मींस ऑल ऑफ दिस। 127 हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। 127 the half life of a radioactive isotope is 120 hours। what will be the duration of 3/4 decay। पहले तो मुझे ये बताएं कि 3/4 decay का मतलब क्या है। आप कहें सर इसका मतलब है कि 4 से 3 नेस्तो नाबूद हो गए, समझ गए हो। तो जनाब 4 से 3 चले गए, खत्म हो गए, बर्बाद हो गए। तो 4 से 3 चले गए, कितने रह गए, 1 रह गया, ऐसे बोलते हैं। अब इसको जरा वेरीफाई करें। 4 तो 4 से आएगा 2 और 2 से आएगा, यानी 4 थे और 1 है, तो 3 क्या हो गए, चले गए, खत्म हो गए। ठीक है, 4 से 3 खत्म हो गए।
इस ड्यूरेशन का टाइम का वैल्यू बताएं, टाइम कितना, तो कॉमन सेंस यूज करें, कितने हाफ लाइफ हैं। स्टेटमेंट में बड़ा बड़ा लिखा है कि 1 हाफ लाइफ इज 120 आवर, तो ये 120 आवर हो गया और ये भी 120 आवर हो गया। सो द टोटल ड्यूरेशन ऑफ दिस डीके, इस डीके का टोटल ड्यूरेशन कितना होगा, इट विल बी 240 आवर्स एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी सही है बिल्कुल। 128 मैग्नेटिक फोर्स ऑन एन इलेक्ट्रॉन कैन नॉट चेंज इट्स, काइनेटिक एनर्जी को चेंज नहीं करता और स्पीड को भी, वेलोसिटी को चेंज करता है। वजह से बिकॉज, बहुत आसान, आपने बहुत अच्छा कहा, मैग्नेटिक फोर्स सिर्फ डायरेक्शन चेंज करता है और डायरेक्शन चेंज से स्पीड भी चेंज नहीं होता, एनर्जी भी चेंज नहीं होती, चेंज होता है तो सिर्फ वेलोसिटी। तो करेक्ट ऑप्शन इज बोथ 128 में होगा बोथ काइनेटिक एनर्जी एंड स्पीड, यानी ऑप्शन डी ठीक है कि बोथ ए एंड बी करेक्ट है। ये डिस्कशन था 128 का। अब 129 पे बात कर रहा हूं, बोलें जिसको कुछ बोलना है हाथ उठाएं। नहीं समझाऊं मैं, हाथ उठाएं, कौन बोल रही हैं आप बताओ। इलेक्ट्रिक फील्ड स्पिन को इफेक्ट कर, स्पीड को इफेक्ट करेगा डेफिनेटली। इन द सेम डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्पीड इंक्रीजेस, इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्पीड डिक्रीजेस। समझ गए हो, मैग्नेटिक फील्ड नहीं करता, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स परपेंडिकुलर हो ये जरूरी नहीं है और मैग्नेटिक फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर होता है, ये जरूरी है। समझ गए हो। ओके 129 प्लीज। 129 क्या है, अ यूनिट चार्ज सर्कुलेटेड वंस इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 मीटर। ये सारा स्टेटमेंट सिर्फ कंफ्यूजन है। आपसे कहा है मैग्नेटिक फील्ड और आप कहेंगे सर मैग्नेटिक फील्ड का जो फोर्स होता है उसका एंगल हमेशा और cos ऑफ 90 हमेशा, इसीलिए मैग्नेटिक फोर्स का वर्क क्या होता है, जीरो होता है, चाहे वो आधे सर्कल पे हो, चाहे वो पूरे सर्कल पे हो, चाहे वो 10 रोटेशन हो, चाहे वो 20 रोटेशन हो। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड का वर्क डन हमेशा, चार्ज पार्टिकल पर मैग्नेटिक फील्ड का वर्क हमेशा जीरो रहेगा। वेरी गुड। 130 पे बात होगी। अब 130 क्या कहता है, इट सेज इन विच प्रोसेस फोटोन लॉसेज इट्स होल एनर्जी। फोटो इलेक्ट्रिक कॉम्पटन इफेक्ट में कुछ एनर्जी लॉस करता है, कुछ अपने पास रखता है। लेकिन 130 में ऑप्शन आता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसमें फोटोन खत्म हो जाता है, उसकी आधी एनर्जी वर्क फंक्शन में और आधी काइनेटिक में चली जाती है। सो करेक्ट ऑप्शन है बी 131। अगर इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के साथ पेयर प्रोडक्शन होता वो भी ठीक होता। पेयर प्रोडक्शन में भी फोटोन खत्म हो जाता है और उसकी सारी एनर्जी इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन के वजूद में और उनकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाती है। नाउ लेट मी डिस्कस 131। अब 131 क्या है उसको देखिएगा। द रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसीज ऑफ फोटोन आफ्टर एंड बिफोर। पहले मुझे ये बताएं कि कॉम्पटन इफेक्ट केल क्या कहता है, फोटोन के साथ ये क्या करता है। कहे सर इसकी एनर्जी को डिक्रीज कर देता है, मानते हो, इसकी फ्रीक्वेंसी को भी डिक्रीज कर देता है और इसको वेवलेंथ को क्या कर देता है, इंक्रीज कर लेता है। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि आप मुझे रेशो बताएं फोटोन के फ्रीक्वेंसी का, लेकिन कब, आफ्टर कॉम्पटन इफेक्ट और बिफोर कॉम्पटन इफेक्ट। तो आप कहें सर कॉम्पटन इफेक्ट फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज करेगा, तो बाद वाली फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कम, और पहले वाली फ्रीक्वेंसी क्या होगी, और कम बाय ज्यादा इज ऑलवेज लेस देन, इट इज ऑलवेज लेस देन 1। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन, कम योर क्वेश्चन दे 131, लेस देन 1 ऑप्शन ए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 132। अब 132 पे क्या बात करें, वो कह रहा है कि हाफ वेव रेक्टिफायर इज कंपोज्ड ऑफ हाउ मेनी सेमीकंडक्टर्स। 1 है ना, कितने लोगों ने 1 लिया है यहाँ, कितने लोगों ने 1 लिया है शाबाश, वेरी गुड। तो सेमीकंडक्टर इसमें 2 होते हैं, समझ गए हैं, और इसमें डायोड मोहतरम कितने होते हैं, 1। सो एक डायोड में 2 सेमीकंडक्टर होते हैं। हाफ वेव रेक्टिफायर में एक डायोड और एक डायोड में कितने सेमीकंडक्टर, 2। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, सेमीकंडक्टर। अगर ये डायोड का पूछते तो कितने होते हैं, 1। आप डायोड जानते हो ना, आप देखें ये डायोड है और डायोड में ये खुद अकेला एक डायोड है, लेकिन इसके अंदर पी टाइप भी है और ये पी और एन दोनों सेमीकंडक्टर हैं। तो इसीलिए सेमीकंडक्टर कितने होते हैं,
अच्छा, इसी क्वेश्चन का एनालॉगस क्वेश्चन करें, शाबाश। हाउ मेनी सेमीकंडक्टर्स आर देयर इन ब्रिज रेक्टिफायर? ब्रिज रेक्टिफायर में 4 डायोड हैं, तो 8 सेमीकंडक्टर होंगे। एक डायोड में कितने सेमीकंडक्टर हैं? 2। तो 2 डायोड में 4, 3 डायोड में 6 और 4 डायोड में, so bridge rectifier is composed of 8 semiconductors. Anyhow, full में 4 semiconductors हैं। अगर मैं क्वेश्चन करूं आपसे कि the ratio of semiconductors and diodes in full rectifier and bridge rectifier, तो आंसर 1 होगा, क्योंकि मैंने आपसे रेशो मांग लिया और फुल रेक्टिफायर के सेमीकंडक्टर का और ब्रिज रेक्टिफायर के डायोड का। सेमीकंडक्टर इन फुल रेक्टिफायर इज 4 and diode in bridge rectifier is 4 and the ratio will be 1:। समझ आ गई है? ओके, आप सेमीकंडक्टर की तादाद समझ गए, बस ये आइडिया आपको बताना था। 133 क्या है? The reciprocal of unit of RC represents what? सर RC is equal to time, ऐसा है ना? तो 1 over RC reciprocal 1 over time और 1 over time 1 over second और 1 over second is frequency। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? ठीक ना। 134 है डियर स्टूडेंट, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कैन बी मेजर्ड इन। कितनों ने न्यूटन लिया है? नहीं लिया ना। बेशक इसका नाम है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, लेकिन ये रिप्रेजेंट करता है किसको? वोल्टेज को। सो इट इज मेजर्ड इन वोल्ट। हालांकि धोखा देने के लिए न्यूटन को बिल्कुल ए में दिया है, समझ गए हो ना? यानी पहली नजर ही आपकी न्यूटन पर पड़े फोर्स से होकर। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स वोल्टेज है और ये वोल्ट में मेजर होता है। 135 डियर स्टूडेंट्स, 135 द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड वोल्टेज। आपको पता है कहां से उठाया है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से। काइनेटिक एनर्जी आपको पता है E और V नॉट है, याद है ना? और E है चार्ज और V नॉट जो है वो क्या है? पोटेंशियल है। और इसका प्रोडक्ट हमेशा किसके बराबर आता है? इट इज हमेशा इक्वल टू एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी हो या जो भी हो, ऑप्शन सी। नाउ लेट मी डिस्कस 136 फॉर यू। फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज F। अगर दोनों चार्जेस डबल हो और डिस्टेंस हाफ हो तो नया फोर्स क्या होगा? ऐसे सॉल्व करते हैं। फर्स्ट करो F इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर। गौर करें प्लीज, ये सब F के बराबर है। मैं इक्वल लिख लेता हूं कि उसी तरह लिखता हूं। इन्होंने कहा कि Q1 को डबल करो, मैंने कर दिया। कहा Q2 को डबल करो, वो भी मैंने कर दिया। फिर कहा डिस्टेंस को हाफ कर दो, मैंने कर दिया, तो स्क्वायर आ जाएगा। अब वैल्यूज देखे प्लीज। 2 2 क्या बनता है? 2 मल्टीप्लाई बाय 2। सो इन दो को इन 2 से मिलाए तो यहां क्या बनेगा? 4। आप एग्री हैं यहां तक? इस 2 का स्क्वायर क्या बनेगा? और ये 4 इधर डिवाइड है, जब ऊपर जाएगा तो इधर का 4 हटा दीजिए और ये 4 आकर इससे मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा? 16। अब लेफ्ट साइड कैलिब्रेट करें। 16 की जगह 16 और K Q1 Q2 by R square is equal to, so it means the new force will be 16 times, the new force will be 16 times F, and the correct option is option C। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 137। 137 कहता है कि करेक्ट यूनिट फॉर कोलम्बिक कांस्टेंट क्या होगा? तो आप जानते हैं कि कोलम्बिक कांस्टेंट होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, और ये भी उम्मीद करता हूं कि आप जानते ही होंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय कूलम इज एम्पेयर इनटू सेकंड, एम्पेयर इनटू, लेकिन इसके ऊपर स्क्वायर है तो एम्पेयर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर, तो ये बन जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर। एम्पेयर ऊपर जाएगा तो एम्पेयर -2 और सेकंड ऊपर जाएगा तो सेकंड माइनस एन। कौन सा ऑप्शन ठीक हुआ? द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन। कोलम्बिक कांस्टेंट का यूनिट है न्यूटन मीटर स्क्वायर, एम्पेयर -2 एंड सेकंड -2। 138 पे अब बात है। करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वोल्ट इज सी है। सी ठीक है। कैसे? आप कहें सर वोल्ट होता है वर्क पर यूनिट चार्ज और वर्क होता है Fs बाय चार्ज। फोर्स की जगह न्यूटन, एस की जगह मीटर और चार्ज की जगह कूलम, तो न्यूटन मीटर पर कूलम, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 139 और 139 कहता है व्हाट विल बी द फील्ड स्ट्रेंथ एट 50 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट चार्ज ऑफ 10 कूलम।
क्या नॉन है? वेरी गुड, शाबाश। आप जानते हैं कि E इज इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वायर। तो यूं बोले कि सर के की जगह के, इसकी जगह 10, आर की जगह 0.5 का स्क्वायर, और के और 10 और 0.5 मल्टीप्लाई बाय पॉइंट स्क्वायर का मतलब 2 बार 0.5। जब 0.5 नीचे आता है तो इस आंसर को डबल करता है। क्या करता है? डबल करता है। जब 0.5 मल्टीप्लाई में आए तो हाफ करता है। 0.5 मल्टीप्लाई में क्या करता है? हाफ करता है। नीचे आए तो डबल करता है। अब कितने 0.5 नीचे आए हैं? 2। तो ये एक 0.5 10 को डबल करके क्या बना देगा? ये दूसरा 0.5 20 को डबल करके क्या बनाएगा? सो माय डियर स्टूडेंट, द करेक्ट आंसर इज E इज इक्वल टू 40K। और इसमें नहीं है तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? नॉन ऑफ दीज, और ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 140। हम बात करने वाले हैं 140 पे। ये वाला आपने कोई जुर्म तो नहीं किया? जुर्म तो नहीं किया ना? ठीक है, फिर ये बोर्ड क्यों इनकी तरफ क्यों नहीं छोड़ रहे हो? फोर ज्यादा है, फ्रैक्शन भी ज्यादा है। मैं फ्रैक्शन को जज ना कर पाया। जैसे जैसे टेस्ट करीब आता है आपके नखरे ज्यादा होते जाते हैं। हाँ, लोग डरने लगते हैं, सहम जाते हैं, आप और ज्यादा वो एक्टिव हो रहे हो और ज्यादा खतरनाक बनते जा रहे हो। तो कोई खैर तो है, किसी ने ख्वाब में खुशखबरी तो नहीं सुनाई कि गम मत करो आपका एक सीट कंफर्म है? ऐसा तो नहीं हुआ? ख्वाबों पे ज्यादा यकीन तो नहीं हुआ? वो जो ज्यादा सोचते हैं वो अक्सर यकीन करे, ख्वाब में खुद को केएमसी के आसपास देख लेते हैं। ऐसा होता है। ऐसा ना करें प्लीज, ख्वाबों पे ना जाए, ठीक है? हकीकतों में रहें। और सच्ची बात है, अगर आपका वो इरादे जो है वो डगमगा गए हैं और थक गए हो, और जो हिम्मत है वो हार रहे हो, तो उसका बहुत आसान हल है मेरे पास। रियल में आप जाएं 2-3 दोस्त मिलकर और केएमसी के फुटपाथ पर, केएमसी के गेट के सामने दिन में या 2-3 दिन बाद एक चक्कर लगाएं। जो एनर्जी और जो पोटेंशियल आपको मिलेगी ना, किसी भी मोटिवेशनल स्पीच से नहीं मिलेगी। ये बात याद रखें। चाहे जितने भी माँ और बाप की कहानी आपको याद आए। जी जी, मैं खुद नहीं जाता, मैं तो जाता रहता, आता जाता रहता हूँ, मेरा तो रास्ता है, उससे आता जाता रहता हूँ। लेकिन डॉक्टर तो आपको बनना है ना। जिसके यकीन करें हौसले पस्त हो, वो केएमसी का इनडायरेक्ट दीवार से बाहर जो है नजारा करें, और आपके जहन में आएगा कि थोड़ी सी मेहनत हमें इस गेट के अंदर भी ले जा सकती है और बाहर भी छोड़ सकती है। समझ गए हो ना? तो आप खुद के अंदर एक जज्बा पैदा हो जाएगा आपका। आप महसूस करोगे कि जैसे आपने दोबारा से स्टार्ट ले लिया है स्टडी का, और जैसे आप में बहुत ज्यादा एनर्जी आ गई है। एनी हाउ 140, इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि पूरा दिन उस फुटपाथ पे गुजारे, जाकर वापस आ जाइएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं 140। जी जी, हाथ उठाएं जो बहुत बोलने। जी बोले। हाँ, क्यों ना करूं इसको, क्यों बाय आर से? कोई भी पॉइंट चार्ज नहीं, टेस्ट चार्ज के साथ फोर्स होना चाहिए। कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है ना। ये वो होते हैं जो मुकद्दर से हार जाते हैं। एनी हाउ 140 व्हेन अ चार्ज, देखो इसमें टेस्ट लिखा है, व्हेन अ टेस्ट चार्ज इज मूव्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड द पोटेंशियल इज। आप सब जानते हैं कि जब टेस्ट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाता है तो पोटेंशियल डिक्रीजेस, और जब ये अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जाता है तो पोटेंशियल इंक्रीजेस। मैं ड्रा कर लेता हूं, आपको बहुत सी कहानी आप भूल गए हैं, तो याद दिलाने के लिए डायग्राम काफी होता है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, दरमियान में टेस्ट चार्ज है। अगर ये टेस्ट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ आएगा तो पोटेंशियल क्या होता जाएगा? डिक्रीज होता जाएगा। और अगर ये टेस्ट चार्ज अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा तो पोटेंशियल क्या होता जाएगा? इंक्रीज होता जाएगा। अब इन्होंने कहा कि टेस्ट चार्ज इज मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, सो पोटेंशियल डिक्रीजेस, एंड करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। 140 में बी है। 141 पे बात करते हैं। 141, the electric flux through closed surface can be obtained by Gauss's law। Gauss's law ही आपको closed surface का फ्लक्स देता है। 142, okay, the graph of electric field strength versus
वर्सेस डिस्टेंस, शीट की इंटेंसिटी का डिस्टेंस से कौन सा ग्राफ बनता है? तो आप कहेंगे सर E इज इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, इसमें कोई डिस्टेंस इन्वॉल्व नहीं है, तो शीट की इंटेंसिटी डिस्टेंस पे डिपेंड ही नहीं करती। द ग्राफ विल बी हॉरिजेंटल, यानी डिस्टेंस आप बढ़ा रहे हो बट इंटेंसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। द शेप इज हॉरिजेंटल एंड ऑप्शन इज सी। इसके बजाय अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि व्हाट विल बी द स्लोप ऑफ ग्राफ बिटवीन इंटेंसिटी एंड डिस्टेंस फ्रॉम शीट, तो स्लोप विल बी जीरो। द स्लोप विल बी हॉरिजेंटल ग्राफ का स्लोप क्या होता है? जीरो। तो स्लोप के बारे में भी हम पूछ सकते हैं। 143 पे बात हो रही है। 143 को देखिएगा, इसमें है कि नेट पोटेंशियल क्या होगा। तो मैंने आपको क्लास में करवाया भी था कई पोटेंशियल, सिमिलर पोल्स अगर कनेक्ट हो तो सब्ट्रैक्ट करोगे, फिर क्या करोगे, और अगर अपोजिट पोल्स कनेक्ट हो देन यू हैव टू ऐड। यहां V1 और V2 के कौन से पोल्स कनेक्ट हैं? सिमिलर, तो सब्ट्रैक्ट करोगे, हेंस द आंसर विल बी V1 माइनस, एंड द ऑप्शन इज ऑप्शन ए। ऑप्शन ए सही है। 144 पे अब बात करूंगा। 143 में अब इसमें एक्सप्लेनेशन अलग भी है, आपको शॉर्ट फॉर्म बता दिया मैंने कि अगर दो वोल्टेजेस के सिमिलर पोल्स कनेक्ट हो, यानी पॉजिटिव पॉजिटिव से कनेक्ट हो या नेगेटिव नेगेटिव से, तो नेट उनका डिफरेंस होगा, नेट उनका डिफरेंस होगा। लेकिन अगर दो वोल्टेज के अपोजिट पोल्स कनेक्ट है तो नेट उनका सम होगा। समझ गए हो क्यों होता है? ये देख लीजिए प्लीज, इधर देखें, ये वोल्टेज है V1 और इसका नेगेटिव के साथ कनेक्शन है। देखो दोनों वोल्टेजेस के नेगेटिव पोल्स सिमिलर पोल्स कनेक्ट है। सब्ट्रैक्शन क्यों लेते हैं ये एक बात बता देता हूं, दूसरा आप खुद याद रखेंगे। अगर मैं कहूं यहां एक इलेक्ट्रॉन है तो बस सिर्फ इस इलेक्ट्रॉन पर दोनों का इफेक्ट देखो, अगर इफेक्ट सेम है तो ऐड करो, अगर इफेक्ट अपोजिट है तो सब्ट्रैक्ट करो। अगर अपोजिंग इफेक्ट डेवलप हो रहा है देन यू हैव टू सब्ट्रैक्ट, और अगर सपोर्टिंग इफेक्ट डेवलप हो रहा है यू हैव टू ऐड। आप कहेंगे सर ये नेगेटिव इस नेगेटिव से कहेगा दफा हो जाओ, उधर चले जाओ, ठीक, और ये कहेगा नहीं तुमने इधर जाना है। तो आप देखो ये दोनों वोल्टेजेस एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं, और अपोज करने की वजह से नेट हमें सब्ट्रैक्शन से मिलेगा। समझ आ गई है? लेकिन अगर मैं इसको पॉजिटिव बना दूं और इसको नेगेटिव बना दूं, तो अब इस इलेक्ट्रॉन को देख के ये उसे कहेगा चले जाओ उसके पास, और ये कहेगा मेरे पास आ जाओ। समझ आ गई है? तो दोनों का इफेक्ट सपोर्टिव है, तो फिर क्या करोगे? ऐड करोगे। तो अच्छी बात यह है कि आप मेरी ये कहानी याद रखें, ये जो मैंने छोटी सी बात आपको बताई कि सिमिलर पोल्स हैं तो सब्ट्रैक्ट, और अपोजिट पोल्स हैं तो यहां अब सिमिलर पोल्स हैं तो V1 माइनस V2। 144 पे बात होगी। एक चार्ज स्फीयर है, उसके अंदर इंटेंसिटी कितनी होगी? तो मेरे ख्याल में ये वो बच्चे भी जानते हैं जो अभी इस दुनिया में नहीं आए कि चार्जशुदा कंडक्टर के अंदर इंटेंसिटी हमेशा इतना, ये डिस्कस हो चुका है, एक आम सी बात बन गई है कि अब ये हर जगह हर लम्हे हर जगह में मौजूद है। तो 155 चार्जशुदा कंडक्टर के अंदर इंटेंसिटी क्या होती है? जीरो होती है। तो 145 नेक्स्ट देखिए, शाबाश। ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस व्हेन अ टेस्ट चार्ज इज मूव्ड, तो कौन सा ऑप्शन ठीक है? अब ऑल क्यों ठीक है, आप मेरा साथ देंगे प्लीज। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड। पहले मुझे ये बताएं इक्विपोटेंशियल सरफेस की पहचान क्या है? सर वो सरफेस जो लाइंस को परपेंडिकुलर हो, वो सरफेस जो लाइंस को, जो इलेक्ट्रिक फील्ड के लाइंस को परपेंडिकुलर हो, वो सरफेस क्या होता है? इक्विपोटेंशियल सरफेस। एक ड्रा कर लूं, आपकी इजाजत है? थैंक यू। ये है जनाब इक्विपोटेंशियल सरफेस, ड्रा हो गया। अब ये कहते हैं कि यहां से एक टेस्ट चार्ज को पकड़ें और इसको इक्विपोटेंशियल सरफेस पर ले जाएं यहां तक। तो आप जानते हैं कि वोल्टेज, गौर करें प्लीज, वोल्टेज नीचे आकर डिक्रीज होता है और ऊपर जाकर, लेकिन इक्विपोटेंशियल सरफेस पर जा रहे हो तो ना आप नीचे आ रहे हो और ना आप, तो वोल्टेज रिमेन्स कांस्टेंट। क्योंकि वोल्टेज, सुन रहे हो आप लोग, गौर कर रहे हो, नीचे आने से वोल्टेज डिक्रीज और ऊपर जाने से वोल्टेज, लेकिन इक्विपोटेंशियल सरफेस पर जाना मीन ना ऊपर आना ना नीचे जाना। समझ आ गई? सो इट मीन्स के ऊपर नीचे नहीं गए हो तो वोल्टेज मस्ट रिमेन्स। हर एक का रीजन दे रहा हूं आपके लिए। अब मुझे बताएं हाउ यू कैन से दैट इंटेंसिटी विल रिमेन्स कांस्टेंट। जिपिन पोएगम से बोले, समझाओ, शाबाश। इंटेंसिटी कैसे कांस्टेंट रहेगी? बोले बोले, मत देखो इधर उधर, ना देखो, वरना आपके वाले साहब को भी टेक्स्ट कर सकता हूं। शाबाश, बताएं।
क्या होगा आंसर? इंटेंसिटी के कांस्टेंट होने का रीजन क्या है? वर्क की तरफ ना जाएं। देयर इज अ लॉजिक। आप कहें सर इधर होता है पॉजिटिव प्लेट, इलेक्ट्रिक फील्ड के टेल्स पर होता है पॉजिटिव प्लेट और इलेक्ट्रिक फील्ड के हेड्स पर होता है नेगेटिव प्लेट, और दो अपोजिट प्लेट्स के दरमियान इंटेंसिटी का फार्मूला है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, और ये डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता। तो आप ऊपर जाएं, नीचे जाएं, दाएं जाएं, बाएं जाएं, इंटेंसिटी रिमेन्स। सो यू हैव टू से दैट सर इंटेंसिटी तो हर वक्त कांस्टेंट है। व्हेन देयर इज टू अपोजिटली चार्ज प्लेट्स, इंटेंसिटी रिमेन्स कांस्टेंट बिटवीन द प्लेट। समझ आ गई है? तो इंटेंसिटी तो इक्विपोटेंशियल सरफेस तो दूर की बात, इक्विपोटेंशियल सरफेस से नीचे आओ, ऊपर जाओ, फिर भी इंटेंसिटी विल रिमेन्स, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड के टेल पर होता है पॉजिटिव प्लेट और इसके हेड पर होता है, और दो अपोजिटली प्लेट्स के दरमियान इंटेंसिटी डिस्टेंस पे डिपेंड। तो जिस तरफ चाहो जाओ यू विल फेस द सेम इंटेंसिटी। समझ आ गई है? तो इंटेंसिटी से अब वर्क जीरो है। द थर्ड फॉर्मेट इज जीरो वर्क। मुझे इसका रीजन चाहिए, सॉलिड रीजन, बेहतरीन रीजन चाहिए। आप बता सकते हैं? ठीक है, आप बताएं प्लीज, लाउड बोलें। तो क्यों कांस्टेंट है? हाँ अच्छा, वी और ई कांस्टेंट है। नहीं नहीं नहीं, ये भी नहीं। ठीक ठीक कह रहे हो, लेकिन मजा नहीं आ रहा। देखो गोरी, आप बोले शाबाश, वेरी गुड। इनका आंसर पार्शियली एक्सेप्टेड कर रहा हूं, आपके बहुत अच्छे लफ्ज हैं, आइडिया सेम है, जो लफ्ज में चाहता हूं वो नहीं बोले इन्होंने। ये टेस्ट चार्ज है, ये पेज टेस्ट चार्ज है। आप हमेशा याद रखना कि इलेक्ट्रिक फील्ड में दो वर्क होते, सिर्फ दो वर्क होते हैं, या बाय इलेक्ट्रिक फील्ड या अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड। अपोजिट जाओगे तो वर्क अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और सेम आओगे तो वर्क बाय इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। और जब आप परपेंडिकुलर जा रहे हो तो ना बाय इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क है और ना, कुछ समझ आ गई है? फॉर वर्क डन ऑन टेस्ट चार्ज यू हैव टू मूव पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड और एंटी पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी अगर टेस्ट चार्ज को ऊपर लेके जाओगे तो वर्क अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड है, और टेस्ट चार्ज को नीचे लेके आओगे तो इट इज वर्क बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। कुछ समझ आ गई है मेरी बात? और जब आप इक्विपोटेंशियल पे जा रहे हो तो ना वर्क बाय आपको मिलेगा और ना वर्क अगेंस्ट। समझ आ गई है? सो देयरफॉर द वर्क डन विल रिमेन, द वर्क डन विल रिमेन जीरो। कांस्टेंट नहीं, जीरो होगा ही नहीं। नीचे आओगे तो वर्क होगा, लेकिन ये वर्क इलेक्ट्रिक फील्ड खुद करेगा। ऊपर जाओगे तो वर्क होगा, लेकिन ये आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के खिलाफ करना पड़ेगा। और जब आप सीधे जा रहे हो परपेंडिकुलर, तो ना इलेक्ट्रिक फील्ड को मौका दे रहे हो कि वो वर्क करे, और ना आप खुद इलेक्ट्रिक फील्ड के खिलाफ वर्क कर रहे हो। समझ आ गई है? सो देयरफॉर आपका आंसर भी ठीक है कि पोटेंशियल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। इनडायरेक्ट ऑप्शन बहुत बेहतर है आपका। अच्छा जनाब, कौन सा ऑप्शन ठीक है 145 में? ऑल ऑफ दीज। इक्विपोटेंशियल सरफेस पर चार्ज को मूव करोगे तो सारी बातें ठीक है जो आपको गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 146। यहां पर आपको एक रेजिस्टर दिया है R। इस रेजिस्टर के साथ दो R और कनेक्ट किए हैं, R को R से जोड़ा गया है, और फिर जनाब 3R है, तो रेजिस्टर ही जोड़ रहे हैं जनाब। और कहा कि नेट रेजिस्टेंस बताओ। आप कहेंगे सर यहां R है और R की जगह क्या है, और R सादा सादा लफ्जों में कहा करें 3R। So 3 resistors are in parallel, R, 2R and so the net resistance 1 over N will be 1 over R plus 1 over 2R plus 1 over 3R. 1 over N LCM आएगा 6R and it will become 6 plus 3 plus 2 and 1 over N is equal to 11 by 6R. Rn यानी net resistance 6R by 11। समझ गए हो? और इसमें वो सबसे जो प्यारा ऑप्शन है वही ठीक है, और वो है नान, और ऑप्शन डी है। आपको नहीं पता इस नान से हमारा क्यों इतना ज्यादा लगता है टीचर्स का। असल में क्वेश्चन बनाते वक्त हम इसको बहुत एक बार सॉल्व करते हैं, तो नान हमारी बहुत हेल्प करता है। अक्सर कैलकुलेशन में गलती हो जाती है तो हम आराम से की में नान बना लेते हैं। और ये कौन सा क्वेश्चन था? ये क्वेश्चन कौन सा था शाबाश? 146 के बाद अब हम बात करेंगे 147 पे, और 147 क्या कह रहा है इसको देखते हैं। 147
सिलेंडर है, इसके साथ वोल्टेज लगा है, ये सिलेंडर है, इसके साथ एक वोल्टेज कनेक्ट है एंड द वोल्टेज कनेक्टेड इज 36 वोल्ट। अगर इसमें पावर डिसिपेटेड 36 वाट्स है तो आप इसका रेजिस्टेंस मालूम करें। तो बहुत सिंपल शॉर्ट फॉर्म दे रहा हूं, व्हेन पावर इज वोल्ट इक्वल टू वोल्टेज इट मीन दैट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू पावर इज इक्वल टू वोल्टेज। अगर पावर और वोल्टेज के वैल्यूज इक्वल हो किसी भी डिवाइस में तो याद रखना कि रेजिस्टेंस भी उसी वैल्यू के बराबर आएगा। अब ये सिंपल याद रहेगा तो सॉल्व ही ना करें, नहीं तो सॉल्व करें अपने लिए। R इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय पी जानते हो ना, तो देयरफॉर मैं लिख सकता हूं वी स्क्वायर की जगह 36 स्क्वायर लिख सकता हूं और पावर भी 36 है, तो एक 36 को कैंसिल कर देगा एंड रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू 36 ओहम एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए 148। 148 है वो फैक्टर बताए जो लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं करता। तो आप कहेंगे सर रेजिस्टेंस लेंथ के साथ डायरेक्ट है और ये एरिया के साथ इनवर्स है और कंडक्टेंस इसका अपोजिट है। अपोजिट पेज नहीं, यानी लेंथ के साथ इनवर्स और एरिया के साथ डायरेक्ट। सिर्फ सिग्मा है जो लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं करता, ये या तो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है और या नेचर पे। व्हाट इज द रिलेशन ऑफ सिग्मा विद टेम्परेचर? इनवर्स। इनवर्स रेजिस्टिविटी का टेम्परेचर के साथ इनवर्स डायरेक्ट है और कंडक्टिविटी का टेम्परेचर के साथ, इसका टेम्परेचर के साथ इनवर्स रिलेशन है। एनी हाउ करेक्ट ऑप्शन क्या है? सी, सिग्मा लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं करता। 149 पे बात कर रहे हैं। 149 एक कंडक्टर है, उसका कंडक्टेंस 0.01 है, लेंथ उसका गिवन है, एरिया उसका गिवन है, बताओ रेजिस्टिविटी कितनी होगी? तो रेजिस्टिविटी होता है रेजिस्टेंस एरिया डिवाइड बाय लेंथ, जानते हो। अब सिर्फ रेजिस्टेंस मालूम करें। आप कहें सर रेजिस्टेंस के लिए आपने कंडक्टेंस दिया है ना, और 1 ओवर कंडक्टेंस तो 1 ओवर 0.01 से क्या आएगा? 100। तो कंडक्टेंस से रेजिस्टेंस मालूम करके इधर पुट करें और रेजिस्टेंस है 100, एरिया है 0.5 और लेंथ है 2। अब 0.5 मल्टीप्लाई में आएगा तो हाफ करेगा, तो ये 50/2 एंड 50/2 इज 25 एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। बी ठीक होगा। 140 में आता है, रकम क्वेश्चन है 149 बी, इसमें बी ठीक है। नाउ 150 पे बात कर रहे हैं। जी जी बोलें, शाबाश। पदे पॉइंट हुई, कंडक्टेंस से रेजिस्टेंस मालूम करो, रेजिस्टेंस इधर पुट करें, आप कैलकुलेशन करें 25 पे आके रुक जाएंगे। 150 और 150 से जब अल्फा पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड एट 30 इनटू अ मैग्नेटिक फील्ड द फोर्स विल बी, देखो फोर्स होता है क्यू वी बी साइन थीटा, जो 0.5 बोल रहे हो इसी दो के लिए मैंने अल्फा यूज किया है। आप यकीन करें बहुत से स्टूडेंट्स ने इसको गलत किया होगा, मैं सॉल्व कर रहा हूं। आपको पता होना चाहिए कि अल्फा है और अल्फा का जो चार्ज है वो एक इलेक्ट्रॉन नहीं बल्कि और 2 eVb और साइन एंगल कितना है 30, तो फोर्स इज इक्वल टू 2 eVb और साइन ऑफ 30 इज 1 ओवर 2, 2 और 2 कैंसल, इट मीन के द फोर्स फॉर अल्फा इज eV एंड, समझ गए हैं। अगर ये अल्फा की जगह क्या होता, इलेक्ट्रॉन होता, तो 0.5 ठीक होता, आप सिर्फ एंगल पुट कर लेते। लेकिन आपके साथ ये छोटी मोटी गलती करने की गुंजाइश आपके पास नहीं है। मैं इधर गलत कर लूं तो डस्टर है, मिटा दूंगा फिर बता दूंगा, बट आपके पास गलती की गुंजाइश नहीं है। आप जो है केमिस्ट्री के अंदर भी जा सकते हो और बाहर भी आ सकते हो। आपकी छोटी छोटी गलतियां आपको फुटपाथ तक महदूद रहेंगी, तो ऐसा ना करें प्लीज। 151 पे बात करते हैं और 151 जो है, when unknown radiation in gaseous media, zigzag path किसका होता है? आप चेक करें बीटा के। अगर आप चाहते हो कि बाकियों का देखें तो अल्फा का गैसियस मीडियम में पाथ स्ट्रेट होता है। क्या होता है? स्ट्रेट होता है। गेमा का कोई पार्टिकुलर पाथ नहीं होता, वो रिफ्रैक्शन पे डिपेंड करता है और रिफ्रैक्शन में इंसिडेंट एंगल पे डिपेंड करता है। इंसिडेंट एंगल चेंज करोगे तो पाथ चेंज होगा। तो गेमा हैज नो स्पेसिफिक पाथ इन गैसियस मीडिया, अल्फा पॉजेस स्ट्रेट पाथ और जिगजैग और रैंडम पाथ सिर्फ और सिर्फ बीटा का होता है। सो देयरफॉर द करेक्ट ऑप्शन इज बीटा। 152 पे डिस्कस करते हैं। जी
सॉलिड्स में भी सेम है, लेकिन सॉलिड में डिपेंड करता है डेंसिटी ऑफ सॉलिड्स पर और डायफ्रेक्शन पे भी डिपेंड करता है। उसमें पार्टिकुलर पाथ आप नहीं बना सकते हो, वहां एक ही रेडिएशन के कई कई किस्म के पाथ बन जाते हैं, स्पेसिफिक पाथ नहीं होते। 152 है द ड्यूरेशन रिक्वायर्ड फॉर 15/16 डीके ऑफ एन एलिमेंट व्हेन डीके कांस्टेंट इज दिस वन। अच्छा सुने, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। डीके कांस्टेंट 0.693 पर आर है। कितना है? पर आर। ओके ठीक है। कहते हैं कि आप हमें वो टाइम बताएं, प्लीज सुने, वो टाइम बताएं जिसमें 15/16 डीके हो जाए। डीके का मतलब है कि 16 से 15 खत्म हो गए। ओके, देखते हैं ये ड्यूरेशन कितना होगा। सो माय डियर स्टूडेंट, मैं कहूंगा कि भाई आपने ड्यूरेशन बताना है और 16 से 15 को हटाना है, तो समझो 1 रहेगा। तो मैं कहूंगा कि 16 से 8, 8 से 4 और 4 से 2 और 2 से कितने हाफ लाइफ। इट मीन्स के जो ड्यूरेशन हमसे मांगा जा रहा है वो 1 2 3 4, वो 4 हाफ लाइफ के बराबर है। कितने हाफ लाइफ के बराबर है? 4 हाफ लाइफ के, क्योंकि 15/16 डीके का मतलब है कि 16 से 15 हटा दो, तो जब 15 हटाओगे तो कितना बचेगा? 1। तो 16 से 1 तक कितने हाफ लाइफ है? 4। तो इट मीन के जो ड्यूरेशन हमसे मांगा जा रहा है दैट इज इक्वल टू 4 ऑफ हाफ लाइफ। 4 ऑफ हाफ लाइफ है। अब हाफ लाइफ आप जानते हैं कि इट इज इक्वल टू 0.693 डिवाइड बाय डीके कांस्टेंट, और डीके कांस्टेंट भी 0.693 है, तो ये बन जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 0.693 डिवाइड बाय 0.693, ये कैंसल, एंड इट मीन इट इज इक्वल टू 4। अगर ये पर मिनट होता तो 4 मिनट, अगर ये पर एयर होता तो 4 एयर, लेकिन पर आवर मीन के यहाँ क्या आएगा? 4 आवर। द करेक्ट ऑप्शन इज 4 आवर्स। आप समझ गए हो, ये अच्छी बात है। और 152 करेक्ट ऑप्शन है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 153। 153 पे बात करूंगा अब। इफ द हाफ लाइफ ऑफ एन एलिमेंट इज 5 आवर्स, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई अवेलेबल आफ्टर 15 आवर्स। 15 आवर में 100 हाफ लाइफ हुई, कितने हाफ लाइफ होंगे? शाबाश। 15 आवर में 3 हाफ लाइफ, 5 आवर्स 1 हाफ लाइफ, तो 10 आवर्स और 15 आवर्स 3 हाफ लाइफ। अब 3 हाफ लाइफ में के बाद कितने न्यूक्लियाई बचेंगे जब 200 से स्टार्ट करोगे? तो आप कहें सर 200 से स्टार्ट करें, 200 से 100, 100 से 50 और 50 से 25। So available nuclei will be 25, and the correct option of this question is option D होगा। Question number 154 we are solving 154, और 154 कहता है कि parent nucleus emit 2 alpha and 2 beta positive, the difference in atomic mass and atomic number। आप लिखें इसको, मैं यहां सॉल्व करूंगा। कौन सा क्वेश्चन है? 154। वन 154 पे बात करने वाले हैं। अच्छा 154 क्वेश्चन ये है कि फर्ज करो ये पेरेंट न्यूक्लियस है, इट इज अ पेरेंट न्यूक्लियस, ओके, और इस न्यूक्लियस ने 2 अल्फा इमिट किए हैं और 2 बीटा पॉजिटिव इमिट किए हैं। तो इसके बाद जो न्यूक्लियस होगा वो कौन सा होगा? वो डॉटर न्यूक्लियस है, ठीक है। इसका एटॉमिक नंबर Z है, इसका एटॉमिक नंबर A है, फर्ज करो। बट आपने इन दोनों के एटॉमिक नंबर का भी डिफरेंस बताना है, ये डिफरेंस भी बताना है और ये डिफरेंस भी बताना है। इन दोनों एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास दोनों का डिफरेंस बताना है। पेरेंट और डॉटर न्यूक्लियस के एटॉमिक मास में कितना डिफरेंस होगा? एटॉमिक नंबर में। तो K से पहले एटॉमिक मास की तरफ आते हैं। आप जानते हैं कि एक अल्फा एटॉमिक मास में कितनी कमी लाता है? 4। तो 2 अल्फा कितना कमी लाएगा? 8। क्या बीटा एटॉमिक मास में कमी करता है? नहीं। तो इट मीन कि ये 8 है तो ये होगा A-, और हम समझ गए कि एटॉमिक मास में जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा?
वो 8 होगा, एटॉमिक मास का डिफरेंस 8 होगा। अब एटॉमिक नंबर का, एक अल्फा एटॉमिक नंबर में कितनी कमी लाता है? 2। अच्छा, एटॉमिक नंबर में 2 की कमी आ गई एक अल्फा से, तो 2 अल्फा की कमी कितनी होगी? 4। शाबाश। बीटा पॉजिटिव एटॉमिक नंबर को कम करता है, ज्यादा करता है? बीटा पॉजिटिव कम करता है और बीटा नेगेटिव, लेकिन यहाँ बीटा पॉजिटिव है तो कम होगा। तो पहले 4 कम हो गया 2 अल्फा से, फिर एक बीटा से एक और कम हो गया, फिर दूसरे बीटा से एक और, तो इट मीन के ये बन जाएगा z माइनस, सो द डिफरेंस विल बी 6 एंड हेंस द करेक्ट ऑप्शन इज 8 6। और करेक्ट ऑप्शन क्या है? सी। याद रखें 6 8 भी गिवन है लेकिन वो गलत है, क्योंकि इन्होंने स्टेटमेंट में पहले एटॉमिक मास कहा है और फिर एटॉमिक और ऑर्डर मैटर्स देयरफॉर। ओके, नेक्स्ट हमारा है 155। ये वाला वो तो खाली है। कौन सा वाला क्वेश्चन? वो तो मैंने साफ कर दिए सारे क्वेश्चन, तो वो साफ हो गए। सीधी सी बात है, इधर देख लें। यहां पर फर्ज करो 50 है, यहां फर्ज करो 100 है, वैल्यू ले, आप आंसर देंगे प्लीज। अब इसने एक अल्फा एमिट किया, मुझे बताएं एक एक आंसर लेते हैं, 2 अल्फा 2 बीटा तक एक आंसर लेते हैं। इसने एक अल्फा एमिट किया, एटॉमिक मास क्या हो जाएगा? 96। दूसरा एमिट किया, क्या हो जाएगा? 92। एक बीटा एमिट किया, एटॉमिक मास में फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरा बीटा एमिट किया, एटॉमिक मास में फर्क, तो इट मीन कि ये क्या रह जाएगा? अब दोनों में डिफरेंस कितना है? 100 और 92 में डिफरेंस कितना है? 8। समझ गए हो? अब एटॉमिक नंबर की बारी है। एक अल्फा, सुनिए प्लीज, डोंट टॉक। अल्फा इमिट किया तो 50 से कितना हो गया? 48। एक अल्फा 2 की कमी लाता है, तो एक अल्फा इसे 48 बना देगा, दूसरा अल्फा इसे 46 बना देगा। बीटा पॉजिटिव भी एक डिक्रीज करता है, तो ये एक बीटा इसे 45 बना देगा, दूसरा बीटा इसको 44 बना देगा, तो ये 44, इट मीन के डिफरेंस कितना है? तो एटॉमिक नंबर में डिफरेंस 6 है और एटॉमिक मास में डिफरेंस 8। समझ गए हो? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 155, और 155 है पेनिट्रेशन पावर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेम एट सेम पोटेंशियल। अल्फा का पेनिट्रेशन मिनिमम है और बीटा पॉजिटिव का और बीटा नेगेटिव का पेनिट्रेशन बिल्कुल, इनके सारे प्रॉपर्टी सेम है सिवाय चार्ज के, सिवाय चार्ज के। तो करेक्ट ऑप्शन है बी। 156 पे हमारी बातें होंगी। रेट ऑफ डीके ऑफ एलिमेंट इज ए। आप मुझे ये बताएं कि रेट ऑफ डीके ला कहता है कि रेट ऑफ डीके इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। याद है ना? जितनी ज्यादा मिकदार मौजूद होगी रेट ऑफ डीके ज्यादा होगा। अब ये कह रहे हैं कि रेट ऑफ डीके फर्ज करो ए है, तो आप अपने लिए कहें कि फर्ज करो कंसंट्रेशन क्या है? सी। कंसंट्रेशन सी है, रेट ऑफ डीके ए है। 2 हाफ लाइफ के बाद रेट ऑफ डीके क्या होगा? तो 2 हाफ लाइफ के बाद जो कंसंट्रेशन होगा वही रेट ऑफ डीके भी होगा, क्योंकि दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एक हाफ लाइफ के बाद ये क्या बन जाएगा और दूसरे हाफ लाइफ के बाद ये सी बाय, तो इसी तरह 2 हाफ लाइफ के बाद ये भी क्या बन जाएगा? ए बाय। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए बाय 4 एंड करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। 157 पे अब बात कर रहे हैं। द रेशियो ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम वेवलेंस ऑफ बाल्मर सीरीज, लैम्डा मैक्सिमम और लैम्डा मिनिमम, ये आता है 9/5 बाल्मर के लिए। बाल्मर के लिए ये लैम्डा 9/5 आ रहा है। कैसे आता है? तो याद रखना, लैम्डा मैक्सिमम के लिए आप पुट करें 1r 1/2² माइनस 1/, ये मैक्सिमम के लिए है, और मिनिमम के लिए आप पुट करें, मिनिमम वेवलेंथ के लिए रेडबर्ग फार्मूले में 1/2² माइनस 1/∞²। इससे वैल्यू मालूम करें 4/r आएगा, और इससे वैल्यू मालूम करें तो ये आएगा 36/5r। 36/5r आता है और ये 4/r आता है। इट इज 4/r एंड इट इज 36/5r। इधर पुट करें तो 36/5r डिवाइड बाय 4/r, तो लैम्डा मैक्सिमम डिवाइड बाय लैम्डा मिनिमम इज इक्वल टू 36/5r मल्टीप्लाई बाय r/4। समझ गए हैं? तो ये r और r कैंसिल और ये कैंसिल, so the answer is 9/5। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। और 158 पे अब बात कर रहे हैं। 158 है एनर्जी ऑफ विच फोटॉन विल बी मैक्सिमम। तो सीधी सी बात है, लेमन सीरीज किस रीजन में होता है?
लेमन अल्ट्रावायलेट में है, बाल्मर किस रीजन में है, विजिबल, और पास्टन और ब्रैकेट इंफ्रारेड, और इंफ्रारेड की एनर्जी कम है, विजिबल की उससे ज्यादा है, लेकिन अल्ट्रावायलेट की सबसे। तो मैक्सिमम वाले कितने फोटान, कौन से फोटान होंगे, मैक्सिमम एनर्जी वाले फोटान कौन सा होगा, लेमन का फोटान होगा। 159 पे हम बात करेंगे, और 159 जो है करेक्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ रेडियाई ऑफ फर्स्ट सेकेंड थर्ड ऑर्बिट नहीं, फर्स्ट एक्साइटेड, सेकेंड एक्साइटेड एंड थर्ड एक्साइटेड। तो फर्स्ट एक्साइटेड मीन R2, सेकेंड एक्साइटेड मीन R3 और थर्ड एक्साइटेड मीन R4। ये होगा 4R0, ये होगा 9R0 और ये होगा 16R0, एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी सही है डियर स्टूडेंट। 160 पे बात हो रही है, और 160 है द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन बाय 18 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट फोटॉन इज 15 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। द वर्क फंक्शन, तो आप जानते हैं कि वर्क फंक्शन इज इक्वल टू फोटॉन माइनस काइनेटिक एनर्जी, और वर्क फंक्शन इज इक्वल टू फोटॉन है 18 और ये 15, तो 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का वर्क फंक्शन होगा, और करेक्ट ऑप्शन है 160 में, करेक्ट ऑप्शन किधर गया, 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑप्शन ए। 161 पे बात हो रही है, टू डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज हैं, greater than threshold are incident on same metal, the ratio of ejected electrons when frequencies are different। तो आप कहें सर इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स का फ्रीक्वेंसी के साथ कोई रिलेशन, इनका डायरेक्ट रिलेशन है किसके साथ, इंटेंसिटी। जब फ्रीक्वेंसी चेंज है लेकिन फ्रीक्वेंसी से नंबर ऑफ फोटॉन चेंज, सॉरी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज, तो n1 by n2 will be equal to 1, and the correct option 161 में क्या होगा, ए होगा, you have to prefer A। और ऑप्शन 162 का क्या होगा, 162 अकॉर्डिंग टू कॉम्पटन्स इफेक्ट डेल्टा लैम्डा। तो पहला इसलिए गलत है क्योंकि h डिवाइड बाय m नॉट c स्क्वायर है, डेल्टा लैम्डा में c है, c स्क्वायर नहीं है। दूसरा इसलिए गलत है क्योंकि c स्क्वायर भी है और साइन भी है, वहां साइन नहीं है। तीसरा इसलिए गलत है क्योंकि प्लस लिखा है। तो कॉम्पटन शिफ्ट या डेल्टा लैम्डा, कॉम्पटन इफेक्ट में डेल्टा लैम्डा है h1 माइनस कॉस ऑफ थीटा और m नॉट c। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है, द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। हम बात करने वाले हैं 163 पर, और 163 कहता है कि प्लांक क्वांटम थ्योरी ने कौन सा फैक्टर सही एक्सप्लेन किया। तो याद रखना, प्लांक क्वांटम थ्योरी ने पार्टिकल नेचर को भी एक्सप्लेन किया, लेकिन ब्लैक बॉडी कर्व को भी एक्सप्लेन किया। जिस कर्व को एक्सप्लेन करने में वेव नेचर का हर लॉ फेल हुआ, उसी कर्व को प्लांक ने अपने प्लांक क्वांटम थ्योरी से एक्सप्लेन किया। तो बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। तो 163 में हमारे स्टूडेंट करेक्ट ऑप्शन है सी। अब 164 पे बातें हैं। आपको रेक्टिफायर का आउटपुट मिला है, अंदाजा आप खुद लगाएं। अगर आउटपुट आपको ऐसे दिया तो क्या ये हाफ वेव का है या फुल वेव का है, तो आप कहे सर द आउटपुट मींस कि हमारे पास जो रेक्टिफायर है वो कौन सा है, फुल वेव रेक्टिफायर। और फुल वेव रेक्टिफायर में टाइम पीरियड क्या हो जाता है, हाफ, लिहाजा इनपुट टाइम पीरियड 10 है, तो आउटपुट टाइम पीरियड हाफ मीन के कितना हो जाएगा, इट विल बिकम 5, एंड द करेक्ट ऑप्शन इज सी। 165 पे बातें हो रही हैं। ट्रांसफार्मर वर्क्स ऑन ऑल ऑफ दीज। वजह सर क्या बात है, ऐसा क्यों कहते हो, सर जहां इंडक्शन होगा, जहां इंडक्शन होगा जहां इंडक्शन होगा जहां इंडक्शन होगा वहां फेराडे लॉ जरूर होगा। दूसरी बात जहां दो कॉइल्स है वहां म्यूचुअल इंडक्शन होगा, और जहां कॉइल मोशन नहीं करेंगे वहां स्टैटिक रहेगा। सो इट मीन ऑल ऑफ दीज, ट्रांसफार्मर वर्क ऑन ऑल ऑफ दीज। 166 प्लीज, 166 क्या है, when armature of generator is rotated by pi by 2, दावा और खाना इस तरह देखो प्लीज, ये ना गलत है, ये इधर देख ले प्लीज, ये आर्मेचर है, जनरेटर का आर्मेचर है, ओके। अगर इसने रोटेशन स्टार्ट नहीं किया तो जीरो है, आउटपुट वोल्टेज क्या है, इंस्टेंट जीरो। जब ये घूमना शुरू करेगा तो 90 पर प्लस वी नॉट होगा, 90 पर प्लस वी नॉट, 180 पर दोबारा जीरो, और 270 पे माइनस वी नॉट, और 360 पे दोबारा जीरो। समझ आ गई है। सो व्हेन आर्मेचर स्टार्ट्स रोटेशन, exact after starting rotation, exact after pi by 2, the voltage will become maximum, the voltage will become maximum।
90 डिग्री रोटेशन से ये वी नॉट, 180 रोटेशन से ये 0 और 270 रोटेशन से माइनस वी नॉट, वेरी गुड, और 360 के बाद ये फिर से 0। समझ गए हो आप? दैट्स गुड। अच्छा लिख लें, शाबाश। 166 में ये क्या होगा? वी नॉट होगा। एंड करेक्ट ऑप्शन होगा ए। 167 है, what will be the rate of change of magnetic flux when 200 volt is generated in 20 turns? आप जानते हो EMF n डेल्टा 5 बाय डेल्टा t है, तो आपसे ये मांग रहे हैं, ये दोनों दिए हैं तो पुट कर लें। ये दिया है 200, इसको इस तरफ ले आए और दिया है 20, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स बताना मुश्किल नहीं रहा, इट इज इक्वल टू 10, सो 10 वेबर पर सेकेंड। 167 में करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। 168 पे बात कर रहा हूं। 168, सॉफ्ट आयरन कोर मिनिमाइज हिस्टेरिसिस। ये सिर्फ हिस्टेरिसिस को कम करता है, पर ट्रांसफार्मर की सुमरा लॉसेस थी 4। देयर आर 4 लॉसेस इन ट्रांसफार्मर, 4 लॉसेस इन ट्रांसफार्मर। अब देखिएगा, एक हीट, एक ईडी करंट, एक फ्लक्स लीकेज, एक हिस्टेरिसिस। अब इनको कम करने के औजार और तरीके देखिएगा प्लीज। हीट को कम करना हो तो रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल कम कर दो, अगर फ्लक्स लीकेज कम करना हो तो फेरोमैग्नेटिक सॉलिड इस्तेमाल करो, अगर ईडी करंट्स को कम करना हो तो लेमिनेशन करो, टुकड़ों में करो कोर को, और हिस्टेरिसिस को कम करना हो तो सॉफ्ट आयरन इस्तेमाल करो। तो सॉफ्टनेस ऑफ आयरन मिनिमाइज हिस्टेरिसिस एंड बेस्ट फेरोमैग्नेटिक मिनिमाइज फ्लक्स लीकेज एंड लो रेजिस्टेंस कॉइल मिनिमाइज हीट। समझ गए हो? और ईडी करंट के लिए लेमिनेशन, टुकड़े बनाते हैं। 169 प्लीज। फेरोमैग्नेटिक सॉलिड इस्तेमाल करो, जितना बेस्ट फेरोमैग्नेटिक इस्तेमाल करोगे फ्लक्स लीकेज कम होगा। और 169, करेक्ट एनालिसिस अबाउट स्टेप अप। टोल पता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर से कहीं खाना। आप कहें सर पावर तो क्या रहता है? कांस्टेंट। तो लेस और ग्रेटर का लफ्ज कहना हराम है, जुर्म है। और वोल्टेज को क्या करता है? इंक्रीज का मतलब कि VS विल बी ग्रेटर देन VP। और करंट को क्या करता है? इसको डिक्रीज करता है। तो इट मीन के करेक्ट ऑप्शन क्या है? करेक्ट ऑप्शन सी है। 170 पे हमारा नेक्स्ट डिस्कशन, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स ए है, द टाइम टेकन इज B एंड द EMF इज C। तो करेक्ट फॉर्म क्या है? डेल्टा फाई की जगह A लिखो, डेल्टा T की जगह B लिखो और EMF की जगह C लिखो। तो फेराडे लॉ किस तरह लिख सकोगे? आप कहें सर EMF n डेल्टा फाई बाय डेल्टा T है, तो ये है C, ये है n, ये है A और ये है B। तो B इधर, इट मीन CA इज इक्वल टू CB इज इक्वल टू NA। यही है ना? देखो ये ऑप्शन ए में मौजूद होगा, CA या BC इज इक्वल टू NA, BC इज इक्वल टू, ये ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अब नेक्स्ट देखें, अगर मैं इसको इस तरह लिखूं प्लीज, n इधर और B उधर, तो C बाय N इज इक्वल टू A बाय, तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल ठीक है। और ये कौन सा ऑप्शन है? C। तो बोथ A एंड C आर करेक्ट, बोथ A एंड C आर। इस क्वेश्चन में ऑप्शन डी ठीक है, इस क्वेश्चन में ऑप्शन डी ठीक है, ये प्रूफ है। और रिपीटिशन चाहते हो तो फिर यूट्यूब पे देख लेना। 171, प्रोटॉन मूविंग नॉर्थ इन अ मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टेड ईस्ट विल बी डिफ्लेक्टेड। तो आप माय डियर स्टूडेंट ये नॉर्थ बना लें, ये ईस्ट बना लें, साउथ ईस्ट वेस्ट। अब ये कह रहे हैं कि प्रोटॉन इस तरफ जा रहा है, वेलोसिटी इस तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, राइट हैंड रूल है, ये वेलोसिटी, ये मैग्नेटिक फील्ड फोर्स, तो वेलोसिटी की तरफ ये, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ वो, तब किस तरफ आ रहा है? इट मीन द प्रोटॉन विल बी डिफ्लेक्टेड। अगर ये इलेक्ट्रॉन होता तो आउटवर्ड, इलेक्ट्रॉन का फोर्स प्रोटॉन के ऑपोजिट होता है, तो फिर आउटवर्ड। 172 प्लीज, फोर्स ऑन मूविंग इलेक्ट्रॉन इज 0.5 eV, एंगल क्या होगा? तो आपको दिया है कि फोर्स 0.5 eV है, तो फोर्स की जगह आप लिख सकते हो EVB साइन थीटा, लिख सकते हो ना? तो यहां है साइन थीटा और 0.5 EVB और EVB क्या हो गए? कैंसल। तो साइन ऑफ थीटा 0.5, इट मीन थीटा इज and 30 is pi by 6. The correct option in this question is option C. 173 हमारा next question. Magnetic field strength inside solenoid due to current is, ये फार्मूला है, आप याद रखिए, म्यू नॉट NI डिवाइड बाय L. It is the equation और करेक्ट ऑप्शन है B. 174
174 जब चार्ज ऑन प्लेट आप डबल करो तो कैपेसिटेंस और वोल्टेज दोनों डबल होंगे या नहीं? कैपेसिटेंस का चार्ज से कोई ताल्लुक नहीं है, नो रिलेशन। अगर एक कैपेसिटर मुकम्मल तौर पर खाली भी हो लेकिन उसका कैपेसिटेंस वही रहता है। इस पंखों में कैपेसिटर लगे हैं ना, उस पे 4.5 माइक्रोफेराड लिखा है। द कैपेसिटर मुकम्मल चार्ज जीरो का फिर भी वो 4 माइक्रोफेराड का होगा, 4.5 माइक्रोफेराड का होगा। एनी हाउ चार्ज के साथ वोल्टेज का डायरेक्ट है, लिहाजा जब चार्ज डबल तो ओनली वोल्टेज विल बिकम डबल एंड कैपेसिटेंस विल रिमेन सेम। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सिर्फ बी ठीक है। 175 है, 175 700 आता है। कहते हैं कि अगर चार्ज का प्रोडक्ट डबल कर दो, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज आप डबल कर दें। इसको इधर सॉल्व कर रहा हूं, बस 1 मिनट दे दीजिएगा, ऑलरेडी क्लास आई हुई है, 4 बजे क्लास है। तो जनाब कहते हैं 175 में कि अगर फोर्स हो के Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर, साथ दीजिएगा प्लीज। अब ये कह रहे हैं कि परसेंट चेंज इन फोर्स मालूम करो। परसेंट चेंज इन फोर्स का फार्मूला जानते हो? परसेंट चेंज इन फोर्स का फार्मूला है चेंज मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय इनिशियल डिवाइड बाय, इट इज द फार्मूला ऑफ परसेंट चेंज। चेंज मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय इनिशियल। देखो माय डियर स्टूडेंट, ये एफ इस वक्त कौन सा फोर्स है? ये इनिशियल। अब देखो क्वेश्चन को देखिएगा प्लीज। ये कहते हैं कि के वही रखो, इन प्रोडक्ट को डबल करो तो डबल करने से इधर क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा, और इसको हाफ कर दो, हाफ का मतलब है कि इसके नीचे क्या आ जाएगा? लेकिन 4 ऊपर जाएगा तो इससे मल्टीप्लाई होकर क्या बना देगा? मेरा साथ देंगे प्लीज, 8 की जगह 8 और के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर इज इक्वल टू एफ। तो जरा चेंज तो बता दो, चेंज कितना है? 8f माइनस एफ इज 7f। अब परसेंट चेंज में पुट करो, और परसेंट चेंज इन एफ, चेंज की जगह क्या आया है? 7f मल्टीप्लाई बाय 100, और इनिशियल क्या था? इनिशियल f था, f कैंसिल एंड द आंसर इज 700। समझ आ गई है? द आंसर इज 700%। 176 नेगेटिव चार्ज पर कितना फोर्स लग रहा है? तो सबको पता है 176 में आंसर क्या है? इसका आंसर है 0। कैसे 0 है जरा गौर करें। ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, दरमियान में नेगेटिव। आप मुलाहिजा तो करें प्लीज, ये पॉजिटिव इसको इस तरफ धक्का देगा, ये उसको इस तरफ धक्का देगा, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे? ये इसको इस तरफ रिपेल करेगा, ये इस तरफ, मैंने धक्का कहां कहा? अट्रैक्ट करेगा, ये अट्रैक्ट करेंगे तो जो भी है, लेकिन अपोजिट तो होंगे ना। ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो इन दो के आपस में कैंसल, ये अपनी तरफ, ये अपनी तरफ, तो इन दो के भी आपस में फोर्स कैंसल। इट मीन द नेट फोर्स ऑन दिस चार्ज इज 0 एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। थैंक यू वेरी मच।